तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त। चलिए, तो आज हम देखेंगे साइंस क्लास 10 यूपी बोर्ड का। चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, मिला के सेम हो जाएगा। और उसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह पूरी कंप्लीट लेसन 8 से 10 लेक्चर में होगा। और मैं आप सभी को यह दावा के साथ कहता हूं कि अगर आप पूरे लेक्चर को देख लिए तो बोर्ड एग्जाम में पेपर यहीं से बनेगा मेरे बच्चे। बहुत से लोग, बहुत से आपके दोस्त, बहुत से आपके मित्र यह उम्मीद लगाए होंगे काश आप फेल हो जाते, काश आपका 50% आता, 60% आता। ऐसे उम्मीद लगा कि आपके घर के आसपास के लोग बैठे होंगे, कोई यह कहता होगा कि इनका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। इन सभी की उम्मीदों को तोड़ना है, इन सभी की उम्मीदों को तोड़ना है और पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं पूरे किस लेसन में वे सभी प्रश्न आएंगे जो पेपर में बार बार पूछता है, और पेपर में प्रश्न पूछता है वही प्रश्न आएंगे, और वही पेपर में प्रश्न इस बार भी आएंगे। यानी वो सभी प्रश्न इस पूरे लेक्चर में 8 से 10 लेक्चर बनेगा, जिसमें पूरे प्रश्नों को रखा जाएगा। और वही प्रश्न अगर आप रेडी करते हैं तो पेपर में प्रश्न वहीं से आएगा, इसका तो गारंटी है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? यह लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। यानी परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसमें दर्पण क्या होता है, उसमें लेंस क्या होता है, ऐसे बहुत सी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है। कह रहा है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट, यानी हमारे सामने बात क्या है कि लाइट यानी प्रकाश क्या है। जब हम किसी रूम में जाते हैं, आप भी देखे होंगे, किसी रूम में आप गए और रूम में बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु नहीं देख पाते हैं, यानी जैसे हम किसी कमरे में गए और रूम को देखे तो उसमें लाइट नहीं था, तो कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, कोई चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। जब उसमें किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था करें, या मोमबत्ती जलाए, या फोन का लाइट जलाए, या कहीं से भी प्रकाश की जब उसमें व्यवस्था करते हैं, जब उस रूम में उजाला होती है तो प्रकाश उस वस्तु पे जाता है। फिर उस वस्तु से जाने के बाद से वहां से प्रकाश टकराकर हमारे नेत्र में आता है, तो फिर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम कमरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं, यानी मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। यानी प्रकाश जैसे उस रूम में प्रवेश करती है तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यानी हमारे आंखों को एक ऊर्जा मिल जाती है। हमारे आंखों को क्या होती है? एक ऊर्जा मिल जाती है कि आप इस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब की तंतुओं से उत्सर्जित विकिरण वस्तुएं पर गिरता है और वस्तुएं से वापस टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यहां समझिए ध्यान से, वस्तुओं से वापस टकराकर, यानी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है क्या? प्रकाश। यानी वस्तु पे गया, उसे टकराकर पुनः हमारे आंखों में प्रवेश किया, यानी प्रकाश, और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, इस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। इसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। यानी कोई विकिरण है, कोई कण है जो किसी तंतु के, बल्ब के तंतु से मोमबत्ती के जलते हुए धागे से जब वो निकलती है तो वो जाकर किसी वस्तु पे पड़ती है, फिर वहां से आगे हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। ऐसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि यदि भी प्रकाश हमें वस्तु को दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। यानी इस प्रकाश कभी स्वयं नहीं दिखता है। यानी प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें वस्तुओं को जरूर दिखाता है। बात समझ में आ गई? वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की
विकिरण ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसका क्या होती है विकिरण तरंगदैर्घ्य होती है। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और एमसीक्यू में एक बार जरूर पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल, बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से बनती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी यहां से आपको क्या मिला कि प्रकाश हमारे लिए क्या है भाई, हमारी लाइफ को उजाला कर देता है, हमारे जीवन को उजाला कर देता है। प्रकाश में कोई हमें दिखता है सुंदर, तभी तो प्रकाश की वजह से तो हम पसंद करते हैं किसी को देखते हैं। आप क्लासों में हो, स्कूलों में हो, कोचिंग में हो या कहीं भी आप घर में हो, आप कब देख सकते हैं किसी को, जब आपके सामने लाइट रहेगा। तो अंधेरे कमरे में आपको रखा जाए तो आप किसी चीजों को नहीं देख सकते, समझ रहे। इसे हम प्रकाश, यानी प्रकाश एक विकिरण होती है जो यह क्या करती है तो हमें वस्तुएं दिखने में मदद करती हैं। आज समझ में आया। यानी यह प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं, बहुत से चाल ऐसे होते हैं प्रकाश के। देखिए जो वस्तु हम देखते हैं प्रकाश के स्रोता या प्रवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। यानी जो वस्तु को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के स्रोता या प्रवर्तन के आधार पर दो प्रकार की वस्तु होती हैं। कोई ऐसी वस्तु होती है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, यानी स्वयं अपनी प्रकाश निकालती हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। कुछ ऐसे भी वस्तु होती हैं जो प्रकाश अन्य चीजों से जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह अपने वस्तु दिखाई देते हैं। यानी किताब यहाँ पर रख लीजिए, किताब जब आप रखेंगे तो जब तक रूम में लाइट को ऑन नहीं किया जाएगा, जब तक रूम में कुछ चीजों को जलाई नहीं जाएगी, यह वस्तुएं हमें किताब यानी हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रदीप्त वस्तुएं, यानी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होता है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। कह रहा है कि वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी वस्तु अपनी प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। वस्तु क्या करती है अपनी प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, यानी वे वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सूर्य अपनी रोशनी खुद निकालता है, खुद बल्ब जलाते हैं तो उसके तंतुओं से खुद रोशनी आती है। मोमबत्ती जलाते हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है और पेपर में पूछता है कि निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं हैं, निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं हैं, उसमें वो चंद्रमा दे देगा। अतः बताइए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। पेपर में ऐसे भी बनता है कि निम्न में से अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, उसमें भी चंद्रमा दे देता है कि यह चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। यहाँ पेपर में से ऐसे भी बनता है कि निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, उसमें भी आपको दिया चंद्रमा। यानी चंद्रमा से रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू मेरे प्यारे बच्चे आता है कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, यह आपको जाननी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो यहाँ से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सरल और छोटे छोटे शब्दों में शॉर्ट में आपको डिफाइन रखा गया है। चाहे तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। यानी वस्तुएं प्रकाश के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, यानी प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश की गुण क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी प्रकाश के बारे में जब बात ही कर रहे हैं तो भाई इसकी पूरे चाल रहन सहन सबको तो लेके चलेंगे। यानी प्रकाश की क्या क्वालिटी है। एक तो क्वालिटी आपने देखा कि प्रकाश किसी वस्तु पे जाती है तो पड़ती है तो हमें दिखाई देती है, चलिए ठीक है, उसको भी आगे भी हम देखेंगे। लेकिन प्रकाश कैसे चलती है, क्या चाल होती है, किस रेखा में चलती है, क्या माध्यम में चलती है, इस सब चीजों को प्रकाश का गुण कहते हैं। और प्रकाश के गुण को समझिए। प्रकाश
विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है, यानी एक जगह से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इसे आगे बढ़ने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, प्रकाश चलती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि प्रकाश एक इंपोर्टेंट या कोई सरल हो या कोई विरल हो या कोई जल हो या वायु हो, ऐसे माध्यमों की प्रकाश के लिए आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में गति भी करती है, निर्वात में भी गति करती है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते, यानी प्रकाश कभी रुकता नहीं है। प्रकाश हमेशा नहीं, प्रकाश रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता है, यह हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, चलता रहता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, इस बात को इंपोर्टेंट आप कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। सबसे बड़ी बात कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रकाश ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं गति करती है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गति करती है? यानी सीधी रेखा में गति करती है। किसी से टकराएगी फिर उधर से इधर उधर जाएगी, लेकिन सीधी रेखा में प्रकाश गति करती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा चाल में कुछ बदलाव हो जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपनी चाल और दिशा में कुछ बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। यानी इसे कहते हैं अपवर्तन की घटना। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जैसे सपोज दैट समझिए, अभी हम कोई हमारे पास पात्र है, कोई हमारे पास पात्र है, इस पात्र में हमने भर दिया जल। हम क्या भर दें? इस पात्र में भर देते हैं जल। यह जल हो गया। अब ऊपर हमारा एक वायु है। अब यहां से प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ेगी तो ये इसकी दिशा भी है, यानी दिशा भी बदलेगा। क्या बदलेगा मेरे प्यारे बच्चे? और इसकी चाल भी बदल जाएगी। इसमें तो इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था। यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन जैसे वह अन्य माध्यमों में गया तो उसकी कुछ दिशा भी बदल गई और कुछ चाल भी बदल गया। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है, यानी एक ऐसा माध्यम जो अपारदर्शी हो। अपारदर्शी मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड ना देखा जा सके। भाई जब इधर समझिए, यह कोई वस्तुएं हो गए, इधर से आप इस साइड नहीं देख सकते, इधर कोई ना कोई पेंट पॉलिश जो भी चीजें होंगी तभी तो आप नहीं देख सकते ना, यानी नहीं देख सकते तो इसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है। प्रकाश जो है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। किस सतह से? चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है? प्रदर्शन होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। यानी प्रकाश कितने रंग के होते हैं? 7 रंग के होते हैं। ये 7 रंगों का नाम याद करने का ट्रिक है, बिग गयोर। बिग गयोर यानी 7 रंग होते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। यानी प्रकाश के गुण के बारे में आप समझे। क्या क्या समझे? कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गति नहीं करती है, प्रकाश के लिए हमेशा पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश 7 रंगों का, प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। प्रकाश चमकदार सतहों से टकराकर पुनः इधर उधर चला जाता है, इसको परावर्तन की घटना कहते हैं। यह पूरी प्रकाश की कहानी हो गई। यानी आपने समझा कि प्रकाश क्या है, आपने समझ लिया कि प्रकाश क्या है, यानी आप प्रकाश के बारे में समझ गए। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के बारे में भी आप समझ गए, ओके, और प्रकाश के गुण के बारे में भी आप समझ गए। यानी आप इन 3 टॉपिक को समझ गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तु क्या है, और वस्तुएं जो 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तु होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे सूर्य को यहाँ पे रखा गया
अप्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तु होती हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, जैसे किताब हो गया, चंद्रमा हो गया, मोमबत्ती तो प्रदीप्त वस्तु में जाएगा। यानी अप्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं को रखा। प्रकाश के गुण के बारे में समझे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश की कुछ चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा और चाल में क्या कुछ परिवर्तन हो जाता है। यानी यह सब प्रकाश के बारे में आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश की किरण जाती है। और किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेडियो मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जिस मार्ग से, जिस रास्ते से जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जो यह जाता है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और अधिक प्रकाश की किरणें यानी 2, 3, 10, 15, 20 प्रकाश की किरणें एक साथ जाती है तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं उसे। देखिए यहाँ पे पॉइंट करके बता रहा है, इंपोर्टेंट इसे समझिए। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी सभी प्रकाश की किरणें अगर एक ही दिशा में जाए इसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आपको समझ में आया? प्रकाश किरण यानी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेडियो मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश की सभी किरणें जिस एक ही दिशा में जाती है, एक ही साथ चलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये भी आपको समझ में आया। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पहले बातों को समझिए। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी यह कंडीशन होता है कि एक बिंदु हो और ऐसा प्रतीत हो कि इस बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। यानी ऐसा प्रतीत हो कि यहीं से जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो सब के सब निकल रहे हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि सभी प्रकाश की किरणें कहीं एक जगह जाके मिल रहे हैं। यानी सभी प्रकाश की किरणें कहीं एक जगह जाके मिल रहे हैं। यानी सभी प्रकाश की किरणें कहीं एक जगह जाके मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है। यहां आपको देखने को मिला कि एक जगह ऐसी थी जहां प्रकाश की किरणें निकल रहे थे, एक जगह ऐसा है जहां सभी प्रकाश की किरणें आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कहीं मिलते ही नहीं है और सीधे 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 आपके वाली के घर चले जाते। ये सभी का कह दिए। आप कहा कह दिए सर? यानी समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि सभी प्रकाश की किरणें एक पास आती हुई, एक पास से निकलती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी प्रकाश की किरणें एक पास आती हुई प्रतीत होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सभी प्रकाश की किरणें सीधी चली जाती है जहां आपकी वाली मतलब सीधी चली जाती है। यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी यह कहीं चली जाती है, कहीं एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसको क्या क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। अभिसारी यानी सभी प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर आती हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी। क्या कहा जाता है? अभिसारी। यानी सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। एक बिंदु से निकलती हैं तो उसे कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है? अपसारी। याद करने का ट्रिक है, अप मतलब होता है ऊपर, अभी मतलब होता है एक पास आना। इतना समझिए। अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर से आप समझिए, अभी मतलब एक पास समझिए। यानी प्रकाश की किरणें भाग गए, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल गए, इसे कहते हैं अभिसारी। एक बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें आ गई, एक बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें आ गई, इसे कहते हैं अपसारी। समांतर वाइज समान, जितना तुम्हारे पास उतना ही मेरे पास, कभी एक दूसरे की आवश्यकता नहीं। यानी कहीं एक दूसरे को काटेंगे उठेंगे नहीं, सीधा निकल जाएंगे, इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ लीजिए तो क्या है, क्या आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक होगा। वीडियो को रोकिए, जल्दी वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं।
कह रहा यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। यानी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। चित्र भी यहाँ है, यानी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी। अपसारी, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु से यह आती हुई, मतलब इधर कोई है उसको लगता है, इधर कोई है उसको लगता है कि हाँ इधर से प्रकाश आ रही है, और इधर है कि सभी प्रकाश आके एक जगह मिल रही है, यानी इसे अभिसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। समझ में आया। समांतर, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो, सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हो, तो उसे समांतर प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिले तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समांतर प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। यानी आपने समझ गया फाइनली प्रकाश क्या है। प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती हैं, वो भी आप समझ गए। प्रकाश के गुण को समझ गए, प्रकाश किरणपुंज समझ गए, उसमें अभिसारी, अपसारी और समांतर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक जोश है कि नहीं बॉडी में? चलिए 10 मिनट और थोड़ी सी और चीजों को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अब आपका यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मेन टॉपिक, यहां से आपका स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, और इसको जितना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट करना है कर लीजिए। यह आपके पेपर के लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी यह आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना स्टार देना स्टार दे लीजिए, जो करना है कर लीजिए, और यह आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, और पेपर में एक प्रश्न यहीं से आता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए ध्यान से। कोई एक दर्पण हो, कोई एक दर्पण हो, इस दर्पण का एक साइड में पेंट पॉलिश हो, एक साइड में क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? पेंट पॉलिश हो। ध्यान से समझिएगा, अगर पेंट पॉलिश नहीं रहेगा यह बन जाएगा पारदर्शी, और पारदर्शी से यह प्रक्रिया नहीं होती है, यानी पेंट पॉलिश एक साइड में होनी चाहिए। अब यहां पर क्या होगी? प्रकाश की किरण इस माध्यम से आएगी, प्रकाश की किरण इस माध्यम से आएगी, यहां टकराएगी और फिर इसी में वापस चली जाएगी। यानी प्रकाश की किरण जब इधर से आया, इस पर टकराया और इधर वापस चला गया। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी प्रकाश आया किसे कहेंगे? आपतित, आपतित किरण। किरण आया यानी आपतित किरण, चला गया तो क्या कहेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, या इसे परावर्तित किरण भी कह देंगे। क्या कह सकते हैं? या इसे परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण। बात समझ में आया? यानी आने वाले को कहा गया आपतित किरण, जाने वाले को कहा गया परावर्तित किरण। अब बीच में एक बाबू होते हैं जिन्हें कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। बात समझ में आया? क्या कहा जाता है? अभिलंब। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 काम हो रहा है। काम नंबर 1, एगो किरण आ रहा है, एगो किरण जा रहा है, एगो अभिलंब, यानी तीनों एक तल में है। क्या है? इसे कहा जाता है परावर्तन बिंदु। क्या कहा जाता है? परावर्तन बिंदु। यानी यह एक बिंदु है जिसे कहा जाता है परावर्तन बिंदु। इस दर्पण को इसको क्या कहा जाता है भाई? तो समतल। क्या कहा जाता है? समतल। यह दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। आपके स्कूलों में सर जी पढ़ाएंगे कि देखो बाबू दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहेंगे उत्तल दर्पण और एक को कहेंगे अवतल दर्पण, जो कि सही नहीं है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दर्पण का प्रकार नहीं है, वो गोलीय दर्पण का प्रकार है।
इस बात का ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यह कोई दर्पण का प्रकार नहीं है, गोलीय दर्पण का प्रकार है। दर्पण दो होते हैं, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं समतल दर्पण का। प्रकाश आया, इससे टकराया, टकरा के वापस चला गया। बात समझ में आ गया? अब आया, टकराया, गया, यह कुछ कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण। इसे आई कहते हैं। यह भी कुछ कोण बनाता है, इसे आर कहते हैं। इसे आपतित कोण, इसे परावर्तित कोण। अब देखिए यहां से प्रकाश का परावर्तन, यानी समझ गए। अब इसके डिफाइन कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दो नियम, यानी नियम इसके कितने होते हैं? इसके नियम होते हैं दो। यानी पहला नियम होता है कि जो आया है और जो गया है, यानी यह कोण आई है, कोण आर है, आपस में बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोण आई और कोण आपस में बराबर होगा। यानी यह पहला नियम हो गया कि आने वाला जाने वाला आपस में बराबर होते हैं। ठीक। दूसरा, आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं और यह होता है दूसरा नियम। समझ में आया? यानी प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से चल के आती है, उसमें टकराने के बाद से फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हमेशा इसके बराबर होता है। इधर देखिए आप ध्यान से, देखिए प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर, यानी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश टकराता है उसे परावर्तक तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह, देखिए आने वाला प्रकाश आया, प्रकाश आया, टकराया, वापस चला गया। यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण, अब बीच में जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं या अभिलंब है। इसमें कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। नियम देखिए यहाँ पे कितने नियम होते हैं? तो दो नियम। पहला आपतन कोण, यानी इसे कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और यह देखिए इसका कोई समतल या आपका कोई समतल हो गया और इसमें पेंट या पालिश है। वही कह रहा है कि चिकने या पालीदार, यानी पालिशदार है। क्या है? पालिशदार। किसी से गया और टकराया, वापस आया। जैसे आप शीशा के सामने खड़े होकर मुंह में क्रीम जब लगाते हैं तो जाता है, फिर टकरा के वापस आ जाता है। या आपकी वाली जब शीशा के सामने खड़े हुए खूब बढ़िया से मेकअप कर गया, तब एगो बाल, पूरा बाल झाड़ने के बाद एगो बाल है निकाल के तब देखती है। हाँ, यानी होता क्या है? जब जाता है उससे टकरा के पूरा आ जाता है। अच्छा लगा तो ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है। एक क्या होता है? एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन। यानी नियमित परावर्तन जो कोई जो सतह हो जिससे टकराए वह आसानी से आए और जिस एंगल में आए उसी एंगल में जाए।
मतलब आने और जाने का बराबर हो। लेकिन जो खुरदार सतह हो, इससे जब कोई टकराता है तो आने वाली तो नियमित होती है लेकिन जाने वाला अनियमित होती है। देखिए, चिकने या पालीदार पृष्ठ से जब परावर्तन होता है तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? चिकने या पालीदार से होता है तो नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यह खुरदार या कोई सी दीवार वार से ईंट उट का कोई दीवार हो गया, कोई भी दीवार हो गया, उससे होता है तो इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। यानी परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। यह इंपोर्टेंट नहीं भी है आपके पेपर के लिए, बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे रखा गया है। यह इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। समझ में आया? अब देखिए, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी समतल दर्पण भी होता है, अभी आप देखे होंगे समतल दर्पण था, उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु होता है, या कोई समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु है, यह जब आएगा तो यहाँ पे बने, यहाँ पे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है। इधर प्रतिबिंब इसका क्या बनता है? नीचे बनता है। यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नीचे बनना है, पीछे बनना। अब देखिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा समतल दर्पण में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे आवर्धन, समतल दर्पण की आवर्धन कितना होती है मेरे प्यारे बच्चे? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। समतल दर्पण की आवर्धन कितना होता है? एक। समतल दर्पण की आवर्धन कितना होता है? एक। यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है? एक होती है। और पता आप यहाँ देखिए, दर्पण के ऊपर, इस दर्पण के ऊपर वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? नीचे प्रतिबिंब बनेगी। नीचे प्रतिबिंब बनेगी, यानी यहां पर है तो प्रतिबिंब कहीं नीचे बनेगी, इधर कहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि समान आकार का बनेगा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के लंबवत ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी आभासी बनता है, जिसे वास्तविक नहीं, वास्तविक बनता तो उल्टा बनता, आभासी यानी नीचे बनेगा, और मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है तो यानी प्रतिबिंब नीचे बनेगा, क्योंकि ऊपर वस्तु हो गई, अगर ऊपर बन जाता तो रियल बनता, लेकिन नीचे बनेगा तो क्या होगा? आभासी बनेगा, दूसरे साइड में चला गया। और जो प्रतिबिंब आभासी बनता है वह सीधा बनता है, अगली क्लास में आप देखेंगे। यानी समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और दर्पण के लंबवत ठीक उतने ही पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। इस पॉइंट का नोट कर लीजिएगा, पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। व्यक्ति की ऊंचाई, प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। इस पर एक न्यूमेरिकल भी अभी हम सॉल्व करेंगे। एक बात और है, यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन तो एक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो यह हमेशा एक होता है, लेकिन फोकस दूरी की बात करता है, फोकस दूरी की बात करता है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। इस बात का ध्यान रखिएगा। और समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। चूंकि जो प्रतिबिंब सीधा हो वह प्रतिबिंब आभासी भी होता है। क्या होता है? आभासी भी होता है। यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस इतने चीजों पे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। व्यक्ति की पूरा प्रतिबिंब देखना हो, यानी किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखना हो, यानी समझिए कि किसी व्यक्ति को पूरा अपना प्रतिबिंब देखना हो। अब यहाँ कोई दर्पण लगा है, समतल दर्पण। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे कोई समतल दर्पण लगा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसको समतल दर्पण, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मतलब समझ लीजिए
कोई व्यक्ति है जिसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है कि बाल, नाक, आंख, दांत कैसा है कैसा नहीं है, मतलब इस शीशे में पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पंचफुटिया का, इस पंचफुट मतलब सॉरी इस बालक या बालिका का, मतलब जो भी हो या आप समझ रहे हैं, इसके जितना हाइट रहेगा, जितना ऊंचा रहेगा, उसमें हमेशा 2 से भाग देंगे, उतना ही आपको समतल दर्पण चाहिए। समझ में आया? उस पर एक क्वेश्चन है, इधर समझिए ध्यान से। कहा एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी है, मतलब कोई एक व्यक्ति है जिनकी ऊंचाई कितनी है 170 सेमी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई हमको कितना दिया है, व्यक्ति की ऊंचाई हमको दिया है, व्यक्ति की ऊंचाई हमको कितना दिया 170 सेमी, यानी एक व्यक्ति है जिनकी ऊंचाई हमको दिया 170 सेमी, पर उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता है, यानी समझिए कि कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता है। यानी इसमें दर्पण की ऊंचाई पूछा हमसे क्या पूछा है, दर्पण की ऊंचाई। अभी आपसे जस्ट बोले हैं कि जो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोले हैं कि जितना ऊंचाई पंचफुटिया है उसमें बस 2 से भाग देना है, और क्या मिल जाएगा आपको, दर्पण की ऊंचाई मिल जाएगा। अब सोचिए कि व्यक्ति 170 सेंटीमीटर के हैं, 170 सेंटीमीटर के हैं, इसमें हमें कितना से भाग दे देंगे 2 से, तो 85 आएगा। कितना आएगा 85 सेंटीमीटर, यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 85 सेंटीमीटर। यानी अब समतल दर्पण की ऊंचाई जो है, दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी तो 85 सेंटीमीटर, यानी 85 सेंटीमीटर ऊंचा दर्पण रहेगा तो 170 सेंटीमीटर ऊंचा व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे देगा। आपको समझ में आया? चलिए, यह एक क्वेश्चन भी था, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह से पेपर में आते भी हैं प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा यह आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और नोट्स तो जरूर बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। आपको पूरे यूट्यूब पे लाइन बाय लाइन लेक्चर इतने डीपली आपको नहीं मिलेगा, आपको सीधे प्रकाश के परावर्तन से मिलता है, लेकिन पहले प्रकाश के गुण को भी तो जानना जरूरी होता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को जानना जरूरी होता है। ऐसा कौन सी वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसा कौन सी वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अगर आप किसी डायरेक्ट शॉर्ट में चले गए, डायरेक्ट उस टॉपिक को चले गए, फिर आपका बेसिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह मैं लेके आया हूं आपके सामने, पूरी बेसिक हर एक बातों को आपके सामने रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बताइए कि इससे पढ़िए, नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको प्रिपेयर भी करिए। धन्यवाद। आज के लिए आप सभी बच्चों को राधे राधे।